नमस्कार साथियों। आज हम इस पे बात करेंगे कि लखनऊ पैक्ट 1916 क्यों भारतीय इतिहास में जरूरी है, और जब हम राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे होते हैं तो लखनऊ पैक्ट के ऊपर इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों देते हैं। पैक्ट मतलब होता है समझौता। कांग्रेस जो है वो लीग पैक्ट, इसको 1916 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कांग्रेस लीग पैक्ट? क्योंकि इसी समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाया ताकि कि वो ज्वाइंट डिमांड कर सके। इस पैक्ट को जो है अमली जामा पहनाया गया कब? जब कांग्रेस सेशन लखनऊ में किया गया था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लखनऊ पैक्ट। और इसको प्रिसाइड किया गया था अंबिका चरण मंजुमदार के द्वारा। 32वां कांग्रेस सेशन था और उस समय के जो वायसराय थे वो थे चिलमफोर्ड। 1916 से 1921 तक जो है वो वायसराय रहे। तो ऐसी छोटी जानकारी जरूरी है जब आप किसी भी पैक्ट और समझौते को पढ़े। तो सबसे बड़ी जो घटना हुई इस पैक्ट में, इस समझौते में, तो वो दो घटनाएं थी। एक ये कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच, क्योंकि सूरत स्प्लिट, इसका कारण क्या रहा था कि स्वदेशी आंदोलन में एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ये स्वदेशी आंदोलन को आप क्या करो कि इंडिया लेवल पे लेके जाओ, जबकि मॉडरेट बंगाल तक ही कन्फाइन रखना चाहते थे स्वदेशी आंदोलन को। और इसको लेकर धीरे धीरे जो है बहुत टसल आगे बढ़ता गया और 1907 के अंदर जो है वो सूरत में स्प्लिट होता है कांग्रेस का, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बड़े इवेंट के तौर पे 1916 का लखनऊ पैक्ट सामने आता है, जिसके अंदर जो है फिर आप देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो रीयूनाइटेड होकर सामने आते हैं। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा इवेंट तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आती है, और एक साथ आने से ये होता है कि वो दोनों एक कॉमन पॉलिटिकल डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखें। और जैसे ही आप साथ होते हैं, साथ जैसे ही होंगे तो क्या होगा कि यूनाइटेड दे स्टैंड एंड डिवाइडेड दे फॉल। ये बातें एक्सट्रीमिस्ट को समझ में आई, मॉडरेट को समझ में आई कि जैसे जैसे आप अलग अलग रहेंगे तो आपको तोड़ना आसान है, और आप अगर साथ रहेंगे तो आप जो है पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही कारण है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का रीयूनियन देखने को मिलता है। दूसरी क्या बातें हैं थी रीयूनियन को देखने के लिए? दो बड़े मॉडरेट थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट को कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पार्ट बने कांग्रेस का। इसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। आप देखते हैं कि 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले का बनारस सेशन के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, तो उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट होते हैं 1906 के कलकत्ता सेशन में। और फिर पूर्ण स्वराज की मांग जो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड थी वो पूरी की जाती है। फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दो ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट को कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस का जो है वो पार्ट बनकर रहे। लेकिन इन दोनों लोगों की मृत्यु 1916 से पहले हो जाती है। ये भी एक फेवरेबल कंडीशन देता है कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस के अंदर रीयूनाइट हो सके। साथ ही साथ आप एनी बेसेंट की जो भूमिका है उसको जो है वो नकार नहीं सकते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस के अंदर रहती है और जेल से जब निकलती है, और उसके बाद भी कांग्रेस से पहले एनी बेसेंट और तिलक आपको पता है कि ये जो है कि बहुत वायलेंट, जब इन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करी तो तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। और जेल से जब वो बाहर आते हैं 1914 में, तो उनको पूरा ये पता चल जाता है कि अब जो माहौल है वो 6 साल पहले वाली नहीं है। यानी अब ये है कि तिलक को ये लगता है कि जैसे कि आप देखेंगे कि चाहे बिपिन चंद्र पाल हो या फिर अरविंदो घोष हो, ऐसे बहुत सारे लोग, किसी ने राजनीति छोड़ दी, कोई बाहर से अब्रॉड चला गया, तो तिलक से रिलेटेड जो लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो धीरे धीरे और आप देखेंगे कि जब वो तिलक की 1905 की स्वदेशी आंदोलन में एक बड़ा सहयोग यंगर जनरेशन का था, तो अभी वो दिख नहीं रहा था। तो तिलक ने जल्द ही ये बात समझ लिया कि सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और उसके बाद तिलक ने ये कहा कि हम गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर रही है हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके साथ हैं। तो तिलक की ये जो एक्सट्रीमिज्म से थोड़ी लिबरल की तरफ आना भी कांग्रेस के अंदर आने की राह को खोलता है। साथ ही साथ तिलक ने यह भी कहा कि वो जितने सारे वायलेंस के एक्ट हैं उनको भी डिनाउंस करते हैं, उनकी भी भर्त्सना करते हैं। 3 कारण हमने बता दिए कि क्या कारण थे कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट है वो
जो है वो मॉडरेट यूनाइट होते हैं। और साथ ही साथ जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी स्वदेशी वाली, वो तो क्या हो गई, मीनिंगलेस हो गई। स्वदेशी का जो कारण ये था कि बंगाल विभाजन को लेकर स्वदेशी जो है वो आंदोलन चल रहा था, और बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, बंगाल को रीयूनाइट रखते हैं और बंगाल से ही जो है हम उड़ीसा और बिहार को बनाते हैं। तो ये भी बातें जो ओल्ड कंट्रोवर्सी थी वो तो मीनिंगलेस हो गई। तो ऐसे 4 कारण हुए जिसके कारण जो है आप देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो साथ आते हैं। अब तो ये हुई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की बात। ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से मुस्लिम लीग के एटीट्यूड में चेंज आता है? सीधे सीधे अगर एक शब्द में आपको समझना हो तो खफा। ये खफा थे किससे? ब्रिटिश के पॉलिसी से। आप देखो कि पहला कारण के रूप में आप देखेंगे कि जब टर्की और इटली का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और टर्की के अंदर खलीफा सिस्टम था, जो पूरे विश्व जो है इस खलीफा को अपना रिलीजियस जो है पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर मान रहा होता था, तो ब्रिटेन ने रिफ्यूज कर दिया टर्की के हेल्प देने से, टर्की को जो है उन्होंने सहायता करने से मना कर दी। ये बातें पूरे कॉलोनियल वर्ल्ड और पूरे विश्व के मुस्लिमों को जो है अच्छी बात नहीं लगी ब्रिटेन की। और दूसरी बात कि जैसे ही कुछ लोग थे जो कि बंगाल के पार्टीशन को बहुत अच्छा मान रहे थे, कुछ मुस्लिम लोग जिनका बंगाल पार्टीशन से जो है वो बहुत प्रेम था, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लाया कि नहीं, ये जो करजन ने बंगाल पार्टीशन करी है हम उसको जो है रद्द करते हैं और हम बंगाल को तो रीयूनाइट रखेंगे, बंगाल से ही जो है वो बिहार और उड़ीसा नए राज्यों का निर्माण करेंगे। ये भी एक्ट जो है बहुत सारे मुस्लिमों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ रखता है। साथ ही साथ कि आप देखते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है मुस्लिम संगठन ने बनाने की कोशिश की, और ये ऐसे यूनिवर्सिटी होगी जो कि पावर टू एफिलिएट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया। वो चाहते थे कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पूरे भारत में अपने कॉलेज अपने दम पे खोल सके, ये सर्टिफिकेट दे सके। ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे कि आप अपने तरीके से खुद का कॉलेज चलाएं और उसके फ्रेंचाइजी बांटते फिरें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने भी ऑफेंड किया। साथ ही साथ जो यंगर सेक्शन ऑफ एडुकेटेड मुस्लिम था, शिक्षित जो नए शिक्षित वर्ग आ रहे थे मुस्लिम के अंदर, उन्होंने तो एक तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट की वो बहुत बोल्ड तरीके से की। आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की जो रेजोल्यूशन, कलकत्ता रेजोल्यूशन 1912 में आई, मुस्लिम लीग ने सिर्फ ये कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए जो कि इंडिया को सूट करता है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, आपस में कम्पीट नहीं करना है, हमें थर्ड पावर के खिलाफ जो है वो ज्वाइंटली लड़ना है। ये 1912 के मुस्लिम लीग के रेजोल्यूशन में आया। साथ ही साथ आप जैसे ही देखते हैं कि अल हिलाल और कॉमरेड जैसे जो न्यूज़पेपर हैं उनको जब सप्रेस किया गया ड्यूरिंग वॉर टाइम, इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड लिखा गया। ये वही मौलाना मोहम्मद अली है और शौकत अली जिन्होंने ये असहयोग आंदोलन के साथ जो है यह खिलाफत आंदोलन जो है वो साथ जोड़ा गांधी जी के साथ। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि इन्हें दफन कर दिया गया है, ऐसा लगा कि ये इंटरमेंट हो गए। तो ऐसे 5 कारण हैं जिनसे आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने मुस्लिम्स के जो माइंडसेट है उसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो एकदम नफरत वाली एटीट्यूड को जन्म दिया। और आप देखते हैं कि इस तरीके से भारत के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की जो है स्टार्ट शुरू होती है। और जैसे ही कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट के अंदर मुस्लिम लीग के साथ जो है वो किस बातें पे एक्सेप्टेंस जाहिर की, कांग्रेस ने ये कहा कि हम मुस्लिम के लिए जो है वो रिजर्व सीट रखेंगे, वो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, राज्य के लेवल पे हो या ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो, मुस्लिम्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व होंगी। और साथ ही साथ कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके कि मुस्लिम के लिए जो है मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट देगा, ये कांग्रेस ने इस पोजीशन को मान ली। और यही कहा जाता है, इतिहासकार यही कहते हैं कि यही बात कांग्रेस की ये मान लेना 1916 के पैक्ट में कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट के पोजीशंस को मानते हैं, इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की जो है वो बेस तैयार की। ठीक है, इसके बाद जो ज्वाइंट डिमांड थे इसके वो क्या क्या थे? देखो, ज्वाइंट डिमांड जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर साथ में कोलकाता लखनऊ जो पैक्ट के अंदर रखा, वो पहला था ये कि जल्द से जल्द इंडियंस को आप ऐसा करो कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर करो। साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेजोरिटी है, मतलब कि चुने हुए
लोग ज्यादा होने चाहिए, वो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो, और जो चुने हुए लोग हैं उनको एक्चुअल पावर भी आप दो। ऐसा नहीं कि चुने हुए लोग को जो है आप एक्चुअल पावर तो दे नहीं रहे हो, सिर्फ उसको फिसिसिस बना के रखे हैं आप, ठीक है। और आप जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म है उसको बढ़ाकर 5 साल करो कम से कम। और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी भारत के फंड से नहीं जाएगी, भारतीय उसकी सैलरी पेड नहीं करेंगे, उसकी सैलरी पेड जो है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से की जाएगी। साथ ही साथ यह कहा गया कि जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, चाहे वो वर्सराई के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो, चाहे वो गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो राज्य के लेवल पे, इन सब में कम से कम आधे इनके जो मेंबर होंगे वो इंडियन होने चाहिए। तो ऐसे जो डिमांड किए गए और ज्वाइंटली जो डिमांड किए गए, बहुत सारे जो संगठन है वो एक साथ आई, तो यहीं से स्टार्ट की जाती है। इतिहासकार यहीं से मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि सारे लोग एक साथ एक वननेस के लिए, लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसी का नतीजा आप देखते हैं कि मेटकाफ डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट जो है अगस्त 1917 के रूप में आता है, या अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी इसको कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह माना इन इंडिया कि हम भारत को सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। और 20 अगस्त 1917 को जब मॉन्टेग्यू, जो भारत के जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, उन्होंने ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जवाब दिया कि हम भारतीयों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और भारतीयों का पार्टिसिपेशन चाहेंगे गवर्नमेंट में भी। इन दोनों जगह हम भारतीयों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ने यह कहा कि डेट नहीं दी और कितने पार्टिसिपेशन, कब तक पार्टिसिपेशन। लेकिन एक जो बड़ी बात हुई कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज तैयार हुई कि भारत को सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, जो भारतीयों के द्वारा जो है वो रन की जाएगी। तो इसी ने जो है वो नींव रखी इंडियन इंडिपेंडेंस की, भारत की स्वतंत्रता की। तो आप लखनऊ पैक्ट से आप देखो कि कहां से कहां चलते जा रहे हैं। लखनऊ पैक्ट से आप जो है कि टू नेशन थ्योरी की भी बात आती है, और लखनऊ पैक्ट से आप जो है आप देखते हो है कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी आता है, और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ही भारत की आजादी का मार्ग जो है वो उसको निश्चित करता है। तो ये पूरी बात हो गई लखनऊ पैक्ट की।